कई बार मैंने कहा था आप सबसे अपने चैनल में अपने वीडियोस बनाते समय कि मैं अपनी कहानी एक बार आपसे जरूर शेयर करूँ। मुझे लगता है आज वो दिन है जब हम क्लास वीडियो टॉपिक्स की बात ना करके एक छोटी सी कहानी सुनाऊं मैं आपको। आदर्शालय बना कैसे, आदर्शालय या आदर्शालय, असल में ये आदर्शालय है, ये आदर्श का घर है। आदर्श मेरा बेटा बचपन से ही बहुत सही, बहुत बातूनी, बहुत बोलने वाला, पर बहुत जैसे जैसे बड़ा होता गया धीर गंभीर होता गया। हर मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हमारे भी परिवार की संघर्ष की कहानियां अलग हैं। जब से आदर्श हमारी जिंदगी में आया, एक अलग सुकून, एक अलग हर संघर्ष, हर लड़ाई को में बच्चों का मुंह देखकर सारी संघर्ष और माँ बाप भूल जाते हैं, तो हम भी भूल जाते थे। जब वो बोलने लगा, जब वो 2.5 साल का था, उसे जब प्ले स्कूल जाता था, और मैं तब एक नई नई मेरी पोस्टिंग हुई थी, यूनिवर्सिटी पोस्टिंग थी यूजीसी की। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत रूरल बेल्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, काफी दूर जाना पड़ता था। तो जब मैं कॉलेज जाती थी, जिस दिन मुझे पूरा समय बिताना होता था, उस दिन मैं उसको प्ले स्कूल नहीं भेजती थी। और तब रामायण सीरियल आ रहा था। एक एक स्टेप वाइज, एक एक डायलॉग मेरे बेटे को, उस 2.5 साल के बच्चे को याद हो जाता था। और वो अपने स्कूल में जाकर के उस प्ले स्कूल में सारी कहानियां विथ एक्शन सुनाता था। तो मैं स्कूल उसी दिन उसको ले जा पाती थी जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाती थी, क्योंकि फिर उसे घर लाने के लिए कोई रहता नहीं था। वो उसकी दादी छोटे बेटे को संभालती थी, 2 साल का डिफरेंस था दोनों बच्चों में। जबरदस्त प्यार था दोनों में। आदर्श तो जैसे अपने छोटे भाई के लिए बिल्कुल बाप का ही रोल करता था। एक दिन लोग, अब भी मैं देखती हूँ, मेरी भी अपनी 2 पोतियां और एक पोते हैं, देखती हूँ मैं कि सब में कभी न कभी एक दूसरे अपनी चीजों के लिए एक जगता है कि ये मेरी चीज है। मुझे याद ही नहीं कि आदर्श ने कभी कभी एक दिन भी कहा हो अपने छोटे भाई से कोई चीज। सबसे पहले वो लेकर आगे हाजिर रहता था, ये बालिका, ये हर्ष। पढ़ने में भी उतना ही तेज था। जब से वो उसने स्कूल में आया, लोयोला में पढ़ता था, जमशेदपुर के लोयोला में। मुझे कितना याद है, केजी में उसका एडमिशन हुआ, +2 तक उसने लोयोला से किया। और जितना मुझे याद है, एक भी साल ऐसा नहीं गया जब हम प्राइज नाइट में नहीं गए। आईआईटी डिफरेंट सारे टीचर्स भी उसके डेफिनेटली बहुत ही श्योर थे कि वो जरूर क्रैक करेगा। ये जरूर था, वो बहुत पढ़ता नहीं था, बहुत लेबोरियस नहीं था। आईआईटी तब प्रिलिमिनरी पहले निकाल के फिर फाइनल्स होते थे। प्रिलिम उसने निकाला भी, पर शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और कहीं उसने अप्लाई भी नहीं किया था। एक तभी नया नया शुरू हुआ था ट्रिपली कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन और आईआईटी। ये 2 एग्जाम छोड़ के उसने और कहीं फॉर्म भी नहीं भरा, और फाइनल्स में उसका वो क्रैक नहीं कर पाया। फिर एआई ट्रिपल ई के थ्रू बहुत अच्छे स्कोर्स भी नहीं थे, टॉप का शायद 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास का स्कोर था। तो एनआईटीज नहीं मिले उसे। पर उसका भी यही डिसीजन था और मेरा भी यही डिसीजन था कि हम ईयर लॉस नहीं करना है। काफी सारे लोगों ने कहा कि ऐसा मत कीजिए भाई, आदर्श को एक चांस और आईआईटी की दे दीजिए। बट मैं भी जानती थी कि वो बहुत लेबोरियस नहीं है, वो भी जानता था। इसलिए मणिपाल में उसको मिल गया। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मणिपाल में आई ट्रिपल के थ्रू 15% रिजर्वेशन रखा था, और उसके थ्रू से मिल गया। और उसने एडमिशन ले लिया। उसे सेंट स्टीफेंस में मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों से कॉल आया था।
बट तब पता नहीं एक इंडस्ट्रियल टाउन में रहने की वजह से या शायद अपने मामा लोगों के, मेरे भाइयों इंजीनियरिंग की पढ़ाई में से फैसिनेट किया, या बस उसे एग्जिट तो इंजीनियरिंग पर। तो मैं स्टीफेंस छोड़ करके, लिटरेचर भी उसका बहुत अच्छा था। 10th में लोयोला में, 10th हिंदी सेक्शन में पहला बच्चा था मेरा जिसे जिसका आर्टिकल छपा था। अदरवाइज 12th के पहले हिंदी के बच्चों को तब मौका नहीं शायद मिलता था, जैसा मुझे बताया गया। तो हमेशा से काफी जहीन, कम पढ़ाई में कम मेहनत की, पर बाकी सारी चीजों में बहुत सिंसियर, बहुत गंभीर। माँ को, भाई को, पापा को, घर बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, अपने दोस्तों को बहुत बहुत प्यार करने वाला, अपने जो उसके बहुत खास दोस्त थे जब देखो उनके लिए लड़ भिड़ के आ जाए, हालांकि बहुत लड़ने की ताकत नहीं थी तो ज्यादा पिट के ही आ जाता था, पर उसके अगर उसका कोई दोस्त है तो उसको कोई नहीं छू सकता। फिर उसके भी जिंदगी में कहानियां, कभी कभी भविष्य या जो भी हो। एक बार मैं, मुझे याद है कुछ घर में समस्या आई थी और हम एक पंडित के पास कुंडलियां लेकर मिले थे। छोटे बेटे के साथ कुछ इश्यूज थे हेल्थ के, जिनकी वजह से थोड़े हम परेशान रहा करते थे। तो अब कुंडली एक, एक पंडित ने बताया था, और मैं जैसे गलती से शायद मैंने उनको आदर्श की कुंडली उन्हें दे दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बोलता है बच्चा। और मैंने बहुत, इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने कहा इसके बारे में नहीं पंडित जी, छोटे बेटे के बारे में पूछना है, ये तो बहुत अच्छा था। और उतनी ही देर में वो उन्होंने भी कहा था कि हाँ थोड़ा तो ये डाउन होगा। फिर तब ये नहीं पता था, वाकई जब IIT में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत अपसेट था। है हम, पर एक चीज उसमें बहुत खासियत थी, वो अपने मन की तकलीफ किसी को जानने नहीं देता। सबकी माँ की तकलीफें, भाई की तकलीफें वो सब ओढ़ लेता था। खुद के लिए कुछ जो नहीं मिला वो भाई को जरूर मिले, इसकी पूरी कोशिश करता था। पढ़ने के दौरान मणिपाल जैसी जगह, लोग कहते थे राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते हैं वहां, तब मेरे ही कॉलेज के जो दूसरे बच्चे थे उनके पेरेंट्स जितना, जब 1 साल बाद वो गए तो वो कहते थे कि कैसे आप कहती हैं कि पढ़ाई में खर्च ज्यादा नहीं है, मेरा बच्चा तो कहता है कि मेस में खा ही नहीं सकते, इतना खराब खाना है। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो आज तक नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा तो मेरे लिए से इसी बात पे नाराज है कि पूरे कॉलेज में 0.1% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। आपकी जिद नहीं होती तो उन 0.1% बच्चों में मैं होता। आपकी जिद की वजह से मुझे मोबाइल रखना पड़ता है। तो जिंदगी में मैंने कभी चाहना ही नहीं कि, वैसे दोनों ही बच्चे मेरे, वाकई शायद मैं भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी थी मुझ पे कि मुझे अब भी हैरानी होती है, और सच कहूं तो आज भी जो मेरे पोते पोतियां हैं, ऐसी जिद मैंने अपने किसी बच्चे को ना अपने पोते पोतियों को करते देखा है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। भले फरमाइश हो, धीरे से बोलते हैं बच्चे, मिल गया तो ठीक है। और आदर्श ने तो शायद कभी फरमाइश इतनी लंबी जुबान में कही कि हमने कभी ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं। जब से स्कूल जाने के लिए 2 व्हीलर लेना था तो नेचुरली स्थितियां थोड़ी थी, तब लोन लेके ही लेना था, वो खुद ही गया लोन लेने, और जो सबसे सस्ती गाड़ी तब हीरो पुक चलता था। बाद में मुझे लगा भी, और जब वो जाने लगा और जब उसमें परेशानियां होने लगी, तब वो अड़ गया कि नहीं मम्मी, हर्ष हीरो पुक में नहीं जा पाएगा। मैंने कहा भी कि तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए ना था ना बेटा। हालांकि हर्ष ने कभी जिद नहीं की, और दोनों बच्चों ने +2 उसी हीरो बुक पे ही या बस से जाना करते थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। अपना घर था तो उसके इंस्टॉलमेंट्स कटते थे। डेफिनेटली संघर्ष का समय था, तो संघर्ष पार हो रहा था। सारी जिंदगी की स्मूथली चल रही थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसने,
और उस दौरान भी जब मैं कॉलेज में, मेरी दूसरी टीचर्स बताती थी कि सैप या टॉफल का फॉर्म भरा, तो मैंने आके आदर्श से पूछा, आदर्श ये सैप टॉफल ये सब क्या होता है, तुम तो कभी बताते ही नहीं हो। तब उसने बताया, मम्मी उसका तो उसकी पढ़ाई कॉस्टली होती है, टॉफल फॉर्म भरना, बॉम्बे जाके एग्जाम देना होता है। और मैं चुप हो जाती थी। बच्चे ने मेरे, मुझे कभी, उसे सब पता था, उसने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स के लिए ये अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तब थी ऐसी स्थितियां हमारी। खैर, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे एसपी जैन, एमडीआई एंड ग्रेट लेक्स, जो कि जस्ट आफ्टर आईआईएमसी माने जाते हैं, उनमें उन इंटरव्यू तक उसने क्लियर किया। परंतु जब एडमिशन का समय आया तो वो बैक कर गया। तब वो हैदराबाद में कॉलकॉम में जॉब कर रहा था। उसने कहा नहीं, वो अभी नहीं जाएगा, उसे इस बार अब वो बिना आईआईएम के मैनेजमेंट नहीं करेगा। अब भी मैं सोचती हूँ कि ये उसकी जिद क्यों थी। इसलिए कि उसे आईआईएम ही पढ़ना था, या इसलिए कि एसपी जैन एमडीआई का भी फी काफी हाई था, और ये सब प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनमें फी के लिए इमीडिएटली लोन्स मिल जाते, पर शायद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जितना देना था उतना भी मेरे लिए टफ था। अब भी मुझे लगता है शायद उसने इसीलिए अवॉइड किया, और तब वो अड़ गया था कि नहीं, अब वो आईआईएम जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो एमबीए करने नहीं जाएगा। मुझे याद आता है जब एसपी जैन का लास्ट डे निकल रहा था, शायद 45,000 जमा करना था, एंड दैट वाज द टाइम इट वाज टफ फॉर मी। मैं एक बार उससे कह भी रही थी, आदर्श समय नहीं है बेटा, अगर जाना है तो जल्दी बताओ, मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं सोच भी रही थी अगर ये हाँ कहेगा तो किधर से पैसे निकालने होंगे। और शायद वो समझता था, उसने कहा उसे नहीं जाना है मम्मी। आज भी वो सारे उसके सिलेक्शन लेटर्स तीनों पड़े हुए हैं मुझे। और थर्ड अटेम्प्ट में उसे आईआईएम मिला। आईआईएम लखनऊ में मिला उसे, और लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये सारे भी मिले थे। बट हाँ, एक अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता नहीं मिला। उसका थोड़ा मन मायूस था, वो एक अटेम्प्ट और लेना चाहता था, पर मैंने इंसिस्ट किया। तो बच्चे मेरे इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रही कि जब मैं कहती थी कि नहीं आदर्श, अब तुम लोग पीजी कर लो बेटा, अगर तुम्हें एमएस नहीं करना, एमटेक नहीं करना, क्योंकि वो बहुत पढ़ने वाला लड़का नहीं था, लेबोरियस नहीं था, बट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। तो उसने एडमिशन ले लिया। वो बहुत अच्छा कर रहा था। लास्ट मोमेंट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, तकदीर उसको हमेशा ही उसके साथ छल करती आई, और वो हमेशा तकदीर से लड़कर तकदीर के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ता रहा। उसका पी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्लेसमेंट छिन गया। अब भी बहुत डिटेल्स नहीं पता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि हम जाके रिक्वेस्ट करें उसके शिक्षकों से। कहाँ क्या गलती गड़बड़ी हुई, डिटेल्स नहीं पता है। अपने जूनियर प्लेसमेंट कमेटी में था, एक टीचर अड़ गया। कभी कभी शिक्षक भी बहुत क्रूर हो जाते हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में। मैं खुद भी शिक्षक थी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। मैंने कई बार कहा कि मैं एक बार मिलती हूँ, इस तरह कोई भी शिक्षक कैसे किसी बच्चे के भविष्य से अपनी जरा सी चिढ़ निकालने के लिए लड़ सकते हैं। बट उसका एक ही लाइन था कि आपको नहीं आना है। खैर, जो प्लेसमेंट मिला उसने एक्सेप्ट किया, और वहां से बढ़कर फाइट करता हुआ, सब करता हुआ अल्टीमेटली वो गूगल में पहुंचा। माँ बाप के लिए एक आइडियल संतान कैसी होती है उसका उदाहरण। मेरे बस दोनों ही बच्चे रहे, ना कभी किसी बात के लिए जिद, ना कभी किसी बात की फरमाइश, ना कभी छोटी सी चीज के लिए भी। आज तक मैं नहीं जानती हूँ कि बच्चे कैसे जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए। अब बोलने में डर लगता है, क्योंकि किस्मत पता नहीं कितनी क्रूर है मेरे लिए। खैर, गूगल में सिलेक्शन हुआ उसका। इस बीच
उसने अच्छी सी एक प्यारी सी गुड़िया सी लड़की पसंद की थ्रू मैट्रिमोनियली। सिलेक्शन उसने मुझसे ही करवाया। फाइनल उसने डिसीजन लिया, शादी की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसकी नौकरी, छोटी सी बिटिया, छोटे बेटे की भी शादी हुई, उसने भी बहुत प्यारी लड़की को पसंद किया। उसकी भी एक छोटी बेटी हुई। लगता है शायद मेरी ही नजर लग गई, किसकी नजर लग गई, क्या हो गया। खैर, 2020 में मेरी रिटायरमेंट थी। 19 सॉरी 2018-19 के आसपास मेरे हस्बैंड की कुछ बीपी की इश्यूज थी थोड़ी बहुत। हमारे मेरी भी हुई। 2012 में मैं जब उसका उसके फाइनल उसका सेटल इंजीनियरिंग चल रहा था और उसके करियर के साथ जब ये सारा उठापटक चल रहा था, तब मैं बहुत सीवियरली बीमार पड़ी थी। वेलोर में एडमिशन कराना पड़ा था। करीब 1 महीने एडमिट रही थी। थ्रू आउट वो बच्चा मेरे साथ रहा। छोटा बेटा जॉब में था, उसके इंश्योरेंस के थ्रू ट्रीटमेंट्स होने थे। अगर आदर्श हमारे साथ नहीं होता तो हम तो वो इंश्योरेंस के पैसा निकाल भी नहीं पाते। तब उसने कोई जॉब भी जाने से एक्सटेंड कराया कि नहीं, मेरा ट्रीटमेंट पूरा करके ही वो जाएगा। तो वाकई सब कुछ लगता था जैसे कि सपनों के दुनिया में हूं मैं। जितना मैंने संघर्ष किया सब शायद भगवान सबका फल अब दे रहे हैं। दो प्यारे बच्चे, दो बहुत ही प्यारी बहुएं, दो गुड़िया जैसी पोतियां। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ऊंच नीच हुई थी कुछ 2019 में, जब कोरोना का लॉकडाउन लग चुका था, उसके पहले जब से उसकी शादी हुई, अगर 4 दिन की भी छुट्टी हो और वो सुन ले तो वो पीछे ही पड़ जाए कि मम्मी चली आई है। और मैं हमारे मेरी भी ये हालत थी। कॉलेज भी हमारा ऑटोनॉमस था, जहाँ पे हमने कभी भी शायद पहले भी बातें की हो। काफी सारी जिम्मेदारियां थी सीनियर टीचर होने की वजह से। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस थी मैं। और काफी सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत ओवर बर्डन रहती थी। बट अगर हफ्ते भर की छुट्टी, 1-2 छुट्टी मिला के हो जाए, तो ना मैं खुद को रोक पाती थी और ना वो और बहू मेरी तैयार होते थे कि हम नहीं आए। 2019 में जब लॉकडाउन लगा मार्च में, उसके तुरंत पहले ही हम फरवरी में ही दिल्ली से लौटे थे। पूरा 2019 बीत गया। 2019 के सितंबर में मेरे हस्बैंड को बहुत तेज बुखार आया। तुरंत मेरे बेटे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के डॉक्टर्स दिल्ली के ट्रीटमेंट्स। जमशेदपुर में हम रहते थे। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में मैं प्रोफेसर थी। और उषा मार्टिन में मेरे हस्बैंड मैनेजर थे। जमशेदपुर में अब मुझे तो नहीं लगता है, पर हाँ बच्चों को लगता था कि ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, और इसलिए बेटा मेरा बहुत परेशान लगा। मेरे हस्बैंड 2015 में रिटायर कर चुके थे, तब से वो पीछे लगा रहता था कि अब आप भी आ जाइए, हमारे साथ रहिए। और मैं कहती थी सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण ही होता है पेंशन। बेटा ऐसे कैसे आप नौकरी छोड़ोगे बिना पेंशन लिए। तो इसी कशमकश में जिद बस यहीं पे क्लैश होता था। जरा भी 19-20 हो तो बिगड़ जाता था कि मैं कह रहा हूँ कि वापस दिल्ली आ जाइए, मैं हूं ना। अब आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं कहती थी कि सब कुछ भावनाओं से नहीं होता है आदर्श। इतनी मेहनत मैंने की है सरकारी नौकरी में। बिहार झारखंड पता नहीं, बाकी लोग जगहों का नहीं पता। 18% तनख्वाह पर मैं हम लोगों ने काम किया, और तब जॉब चेंज नहीं किया कि सरकारी नौकरी है पेंशन मिलेगा। आप पेंशन के समय मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ बिना पेंशन लिए। 2019 में जब वो बीमार पड़े मेरे हस्बैंड, और जब उस समय आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, तो आरटीपीसीआर तो नेगेटिव आया, बट क्रिएटिनिन तब ऑल ऑफ सडन उनका 4 पे आ गया। ये सचमुच एक बहुत हादस वाली ये घटना थी। क्रिएटिनिन 4, जहाँ 1.3 मैक्सिमम होना चाहिए,
हाथ पैर तो मेरे भी फूल गए। परंतु एक हफ्ते के बाद ही जब कराया गया तो वो 2.2 पे आ गया था। तो फिर तब सारा कुछ लॉक भी था, कहीं भी सब कुछ लॉकडाउन में था, कोई गाड़ी नहीं, कोई फ्लाइट नहीं। तो मैंने भी उसे कूल भी किया और धीरे धीरे रिकवर हुआ। कुछ और इश्यूज तब मेरे हस्बैंड्स को हो रहे थे सर बी। मुझे याद है 30 सितंबर को मैं रिटायर करी हूँ, और 1 अक्टूबर को मेरे बेटे ने कहा मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और आप दिल्ली आ रही हैं। तब जीवन के 50 साल तो कम से कम मैंने बहुत ही ज्यादा पूजा की, श्रद्धा की। मेरे ससुर पूजा पाठ करते थे, मंत्र वाली पूजा, उनकी बताई पूजा, माता रानी की पूजा। मैं 22 साल से नवरात्र करती आई हूँ। मैंने कहा आदर्श अब अक्टूबर तो पूरा पूजा का समय है, इस समय मैं घर छोड़कर नहीं आऊंगी, अक्टूबर रुक जाओ, पेपर से एक बार यूनिवर्सिटी पहुंचा दो। और मैं 7 साल से छठ कर रही थी, पता नहीं कहाँ गलती हुई, क्या गलत हुआ। अक्टूबर में सारी पूजा भी थी। नवंबर हमारी लंबी छुट्टी होती है हमारे यहाँ छठ तक की। कॉलेज खुलते ही पेपर्स मैंने बढ़ाए। दिसंबर रुकी क्योंकि दिल्ली में दिसंबर बहुत ठंडा होता है, मेरे हस्बैंड को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। 5 जनवरी को मैंने पेपर सबमिट किए फाइनली, और 8 जनवरी का टिकट लेकर मैं दिल्ली पहुंची। उसने, मेरे छोटे बेटे बहू जो पुणे में जॉब कर रहे थे, वो भी वर्क फ्रॉम होम थे, अपनी ही बिल्डिंग में आदर्श ने अलग से अपनी तरह का ही एक बड़ा घर उसी बिल्डिंग में लिया कि सब अब एक साथ रहेंगे। मम्मी क्या दिन थे, कितने अरमान लेकर 8 जनवरी 2021 को हम जमशेदपुर से निकले थे कि अब आदर्श ने जान खाली थी कि अब आप हमारे साथ रहेंगे। बाहर की पोस्टिंग्स नहीं लेता था, जब तक आप रिटायर नहीं कर रही मैं कहीं नहीं जा रहा। जब मैं रिटायर कर गई तब वो कहता था यूएसए की पोस्टिंग नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट है और बहुत ठंड पड़ती है। मैं अब ट्राई करूंगा, अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मैं सिंगापुर को ट्राई करूंगा, ताकि आप आराम से आप लोग आ जा सके। मतलब उसकी जिंदगी में माँ बाप के बगैर उसके अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को भी शायद वो माँ बाप के बाद ही सोचता आया हमेशा। छोटी सी गुड़िया सी बेटी उसको कंधों पे ही उठाए रखता था। तब मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी सारी दुनिया लुटाने दिल्ली जा रही। 4 महीने, 8 जनवरी से 8 मई, सपनों सा सब की सपनों की जिंदगी बीत रही थी हमारी। मैं आज भी सोचती हूँ कि कॉल आया था किसी का, मैंने ही ये कहा था कि कोरोना सबके लिए इतनी परेशानियां पैदा कर रहा है, मेरे परिवार के लिए तो वरदान बन गया। तब नहीं जानती थी कि किस्मत कहीं बैठी कितनी बुरी क्रूर हंसी हंस रही है। कैसा वरदान था कोरोना। सब एक जगह जमा थे। 8 जनवरी से 29 अप्रैल तक का समय जैसे स्वर्ग की दुनिया थी। 27 या 28, 23 अप्रैल को हम दोनों, हमारे मेरे हस्बैंड और मैं, बेटा खुद लेकर गया, सेकेंड बूस्टर दिला के आया। घर में शायद सारे लोगों को तब तक कोरोना का हाहाकार फैला हुआ था गुड़गांव में। सब अपने अपने घरों में बंद थे। आदर्श किसी को घर से नहीं निकलने देता था। मार्च के अंत में छोटी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि वो सेकेंड टाइम एक्सपेक्टिंग है। थोड़ा सा मेरा बेटा ही चिंतित भी हुआ कि इस समय एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। पता नहीं विधान क्या रच रहा था। 29 फरवरी को उसकी 8वीं एनिवर्सरी थी। उसने कहा मम्मी एक हवन करा दीजिए, घर में बहुत दिनों से हवन नहीं हुआ है। पंडित को बुलाना तब संभव नहीं था।
हम ऊपर आए 27 फरवरी को, सॉरी 27 अप्रैल को मुझे हल्का सर्दी बुखार फील हो रहा था, सर्दी खांसी थोड़ी। मैंने अपने को आइसोलेट किया हुआ था पर वही अड़ गया, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक रूम में एसी नहीं था, मैंने उस रूम में अपने को रखा था। इमीडिएटली उसने फोन किया और इमीडिएटली एसी लगवाया उसने ऊपर के कमरे में, जहाँ वो रहता था। हवन वगैरह हुआ उसके बाद। उसके एक हफ्ता पहले उसने अपना भी आरटीपीसीआर कराया था, कुछ हल्की हल्की उसे खांसी लग रही थी, वो नेगेटिव आया था। बट जब मुझे लगा तो उसने बिल्कुल जिद पकड़ लिया और पूजा के बाद उसने तुरंत पूरे परिवार के आरटीपीसीआर के लिए बुला लिया। तब जो आरटीपीसीआर किट आता था, उस किट तब वो बहुत मुश्किल से किट मिल रहा था, तब का कुछ स्थिति बहुत ही भयावह थी। मेरे हस्बैंड का भी 89 एक दिन ऑक्सीजन गया था। उसी दिन 15 मिनट में उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए की मशीन ऑर्डर कर दी थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में मंगा लिया था। और ये पता नहीं था कि समय इतना भयानक चक्र चल रहा है अब हमारा। 29 अप्रैल को सबका टेस्ट हुआ। मैं तो उसी दिन पॉजिटिव डिक्लेयर हो गई थी किट टेस्ट में। 30 अप्रैल को रिजल्ट्स आया, पूरा परिवार पॉजिटिव था, बड़ी बहू और पोती को छोड़कर। इमीडिएट रेशफल करके उसने नेगेटिव, कोविड नेगेटिव लोगों को नीचे के घर में भेजा और बाकी सारे लोगों, सब हम लोग एक घर में रहने लगे। इमीडिएट विद इन 15 मिनट्स मेड्स को स्टॉप कराया कि कोई मेड नहीं आएगी, उनके घर हमारी स्थिति में अलग होती है, हम मैनेज कर लेंगे। उनमें कोई बीमार पड़ेंगी तो उनका घर कौन देखेगा। हर वक्त उसे दूसरों की चिंता पहले रहती थी। सब चल रहा था, सब लग भी रहा था कि हाँ चलो, बिल्डिंग में काफी सारे केसेस हो गए थे। इस्कॉन से फूड, अब खाना बनाना, गर्मी बहुत थी, स्थिति हमारी मेरी भी ऐसी नहीं थी। इस्कॉन से उसने डिलीवरी फूड की आती थी और एवरी मील का वो 2,000 रुपये, क्योंकि इस्कॉन वाले पैसे नहीं लेते हैं, आप अपनी मर्जी से दान कर दीजिए। वो एवरी मील का 2,000 रुपीज पे करता था कि ये ऐसे कैसे हम खाना ले मंगाएंगे मम्मी। धीरे धीरे दोनों बेटों की मेरे कंडीशंस थोड़े से क्रिटिकल होने लगे। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थे जो छोटे बेटे के भी डॉक्टर्स ने बाद में बताया। गूगल से बहुत हेल्प मिला, हर तरह का। गूगल की गाड़ी, एम्बुलेंस तैयार थी हमेशा, वो कहते थे। कलकत्ता से जो बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इंडिया के, कहा तो मुझे यही गया कि बेस्ट, वन ऑफ द 3 बेस्ट में से के अंडर ट्रीटमेंट था आदर्श। 6 7 मई के आसपास आदर्श का बुखार बढ़ने लगा। उसका स्टेरॉइड स्टार्ट हो चुका था, दोनों बच्चों को स्टेरॉइड स्टार्ट किया जा चुका था। एक्सरे करवाया गया तो माइल्ड सा स्पॉट आया आदर्श के। डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाइए। तब एक्सरे रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि थोड़ा आपको कॉशियस रहना होगा, इवन आफ्टर बिकमिंग नेगेटिव आपको ट्रीटमेंट्स थोड़ा लेना होगा। कहीं भी, कहीं भी एक रत्ती कभी ये हो ही नहीं। एक तो मुझे इतना विश्वास था दुर्गा सप्तशती पे, कभी भी मैं कहती थी किसी को भी कि कवच पाठ करो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं कभी, बेटा रात में 7 मई की रात को उसे 104 बुखार हो गया। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा दोनों भाई कमरे में हैं, बट जगे हुए। मैं जाकर देखी तो फीवर काफी हाई हो गया था। स्पॉन्जिंग की मेडिसिन दी। 2 बजते बजते फीवर डाउन हुआ तो सब लोग सो गए। सुबह 7 8 बजे के आसपास सब उठे। रेगुलर सबका
वही उसने पूरी ऑनलाइन शीट्स बनाई हुई थी, नियम से सबका टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर नोट करना चार्ट बना के। अपना जब उसने ब्लड ऑक्सीजन चेक किया तो वो 80s में आ रहा था। काफी कंसर्न की बात थी। उसने इमीडिएट डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा तुम एडमिट हो जाओ। 1 घंटे के अंदर गूगल से एम्बुलेंस आ गया। ऑफिशियल्स खुद चल के आया उसे लेके जाने के लिए। मैं जाने को तैयार थी, मुझे अलाउ नहीं किया गया। छोटा बेटा लेकर गया, वो मेरे सीने से लग कर गया था। 4 दिन में आता हूँ मम्मी, एक बार मैंने कहा था आदर्श हॉस्पिटल जाओगे, हिम्मत नहीं हुई मुझे। जब डॉक्टर कह रहे हैं जाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में था, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। और 8 तारीख को जब एडमिट हुआ तब भी यही एश्योरेंस मिला मुझे कि 4 से 7 दिन के अंदर आदर्श घर में होगा। इस बीच छोटे बेटे का भी ऑक्सीजन और फीवर का भी हाई हो रहा था। मैं बस भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। दिया आरती माता रानी के चरणों में, जहां से अब जिन पंडित को मैं जानती थी, जिनने से जो पाठ जाप करवा सकती थी, ओखला फोर्टिस में गूगल के थ्रू सीट मिला। और लोगों ने यही कहा, उन लोगों ने, कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, सारी मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज अम्यूनिटीज हैं वहां पे। वही लेकर गए घर पे। गाड़ी शोफर के साथ गूगल की रहती थी। कुछ जो भी आदर्श को चाहिए इमीडिएट लेकर के जाना आना सब। सुबह शाम 25 से मैसेज से बातें होती थी। 30 चौथे दिन 5वें दिन सब ठीक था। 8वें दिन तक वो बेचैन होने लगा था। कोविड नेगेटिव अभी तक वो नहीं हुआ था, पर अब शायद वहां का माहौल, कभी कभी वो मुझे कहते थे गूगल वाले, सुबह शाम रात फोन आता था, आंटी धीरज रखिए सब ठीक हो जाएगा। के बाद शायद 14वें दिन तक वो, उसे बाईपैप लगाने की बात हुई। 8 8 दिन के बाद ही कि ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाईपैप लगाना होगा। अब मैं नहीं जानती स्थिति क्या है। अब तो कुछ लोग यही कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती बाईपैप लगाना ही था, उसी से उसका लंग डैमेज हुआ। हम उस समय तो जो डॉक्टर कहेंगे वही कर सकते थे। बाईपैप लगने के बाद वो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों नाकों में उसके पाइप लगा हुआ था, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इशारे से बात करता था, मैसेजिंग में। आज तक अभी मैं सोचती हूँ, 1 साल हो गया आदर्श के। अगर आदर्श गुड मॉर्निंग नहीं करता था तो मेरी सुबह नहीं होती थी, और रात के 3 बजे तक अगर आदर्श गुड नाइट नहीं करता था तो मेरी रात नहीं होती थी। आज मैं 1 साल 3 महीने हो गए, बड़े आराम से जी रही हूँ, मुझे खुद पर हैरानी होती है। 24 मई को, 23 मई, 23rd या 24th मई को उसका मैसेज आया, मम्मी अपनी आवाज में, चंदा है तू वॉइस, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजिए, मुझे सुनना है, आपकी आवाज सुननी है। और 25 मई को डॉक्टर्स भी बात कर रहे थे ऑफिशियली उसके वाइफ से ही, ऑफिशियली नियम भी यही है। 25 मई को डॉक्टर्स ने बुलाया, कहा कि नॉन वो कोविड नेगेटिव है, उसे नॉन कोविड वार्ड में जाने के लिए वो बहुत बेचैन है, पर नॉन कोविड वार्ड में ले जाने के लिए ऑक्सीजन हटाने की कंडीशन नहीं है, 60 में ऑक्सीजन चला जा रहा है, इसलिए हमें उसे एक्मो पर डालना होगा, तभी हम उसे कोविड वार्ड बदल सकते हैं। हम तो डॉक्टर्स को ही भगवान मानते हैं, पर एक चीज तो है, मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ, बट 40s में जितने भी केसेस खराब हुए हैं,
मुझे जितना लगता है, मेरी तभी तक मेरी 50 साल पुरानी एक फ्रेंड का भाई, लंबा चौड़ा 6 फुटा भाई, वो गुड़गांव के फोर्टिस में, 1-2 दिन पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसको हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो चुका था। भगवान पर भरोसा, लोग कहते हैं ना, जब आज मुझे लोग कहते हैं नहीं आप इस तरह भगवान को मत छोड़िए, और मैं कहती हूँ भगवान कुछ नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। जिस दिन राजेश्वरी के भाई की खबर मुझे मिली, मैं दिन रात जब पूजा कर ही रही थी, तब तो मैंने भगवान के सामने से उठना बंद कर दिया। मेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे भगवान। कितनी गलत थी मैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। कुछ नहीं हुआ। हर दिन स्थिति बिगड़ती चली गई। एक्मो में डालने के बाद वो नॉन कोविड वार्ड में आया। उसे इतना हेवी सेडेशन का डोज दिया जाता था, हम चिल्ला के बुलाते थे तब वो सुनता था। और हर रोज मुझे ये आश्वासन मिलता रहा कि वर्ल्ड लेवल का ट्रीटमेंट हो रहा है, वर्ल्ड लेवल का ट्रीटमेंट हो रहा है। 1 जून को जब मैं गई तो मैं उसकी स्थिति देखकर मेरी रूह कांप रही थी, पर फिर भी मैंने अपनी माता रानी से भरोसा नहीं छोड़ा था। और 2 दिन डॉक्टर ने कहा था कि और 24 घंटे निकल जाएंगे तो रिकवरी दिखने लगेगी। 24 घंटे निकले, फिर कहा और 24 घंटे, वो भी निकला। और 3 जून, जिस दिन 4th मंथ मेरी छोटी बहू का कंप्लीट होता है, उस दिन सुबह ये खबर आई कि जल्दी से आ जाइए आंटी, गाड़ी जा रही है। तब भी मुझे याद है, पूरे रास्ते में कवच पाठ और देवी का मंत्र जाप करती गई, और 1 सेकंड के लिए मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। पर सब खत्म हो गई। मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी। उसी 8 मई पर को, उसी 802 में मैं खड़ी हूँ जहाँ मेरा बेटा मेरे सीने से लग कर गया था। समय बीता, और कहीं कुछ अब करने को नहीं था। 15 दिन के बाद मेरे अपने महाविद्यालय की लड़कियों ने फोन किया, मैडम हमारा क्लास लीजिए। हमारी एमएससी की लड़कियों ने, उन्हें हेल्प की जरूरत है, और उन्होंने एक बात पिछली नहीं, आप हमारा क्लास लीजिए। जीने का शायद वो आखिरी संबल बचा था। क्लासेस शुरू किए मैंने। उन्हीं लड़कियों ने मुझे सब, मेरे पीछे वो पड़ी कि क्लासेस अपलोड कर दीजिए मैडम, जैसा भी है अच्छा बुरा, हमारे जो नोट्स छूट रहे हैं उन से हम सुन के, रिकॉर्डिंग सुन करके हम वो नोट्स ले लेंगे। अब मुझे लगता है शायद वो लड़कियां, उन लड़कियों ने मुझे पुश किया जिंदगी के नए मकसद की तरफ। मेरी बड़ी बहू जो डेंटिस्ट है, पर बेटी के होने के बाद वो, उसने जॉब, संभव नहीं था तो जॉब वो नहीं कर रही थी। ऑनलाइन शून्य क्रिएशंस, क्रिएशंस तो खैर शॉप में नहीं जुड़ पाया, शून्य करके उसका रजिस्टर्ड शॉप है, मंडला आर्ट एंड बहुत सारे लाइट डीआईवाई किट्स वगैरह वो प्रोवाइड करती है। डिजाइन किया उसने, आदर्श आलिया बना, और तब से शायद यही मेरे जीने का पर्पस हो गया है। मेरी लड़कियां, मेरी वो छात्राएं, मेरे जीवन को उन्होंने एक ध्येय दिया। एमएससी सेमेस्टर 2 की लड़कियों ने। और अब मेरे जितने व्यूअर्स हैं, सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप बच्चों तक ये बातें पहुंचाइए, जो और इस तरह से आदर्श आलिया बना। मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है, ना मैं कोई संदेश दे रही हूँ। मेरे लिए दुनिया खत्म है मेरे बच्चे के साथ। कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं
जिनके बगैर जीना बहुत मुश्किल है, पर जीना तो है। हम ऐसे ही आगे चलेंगे। तू मेरी मुस्कान था, मेरा अभिमान था, हर पल तू मेरी जिंदगी का अरमान था। जो तू रूबरू न होता एक दिन भी तो डर सी जाती थी मैं। जो तू सामने आ जाता रब पर मैं ढल जाती थी मैं। तेरा हर आंसू मुझे सैलाब सा लगता, ये और बात है तूने अपने आंसू कभी दिखाए ही नहीं। हर पल मेरे जीवन का बस अब है तेरे ही लिए, ये और बात है तू है ही नहीं अब कहीं मेरे ही लिए। कैसे मैं बताऊं तुझे, तू मुझे कब कितना याद आता है। बस तू मेरी पूरी दुनिया हो गया है अब, ये और बात है कहीं किसी को दिखाई ही नहीं देता तू। लोग कहते हैं शायद मेरे पोते के रूप में आदर्श वापस आया है। मैं नहीं जानती पुनर्जन्म क्या होता है, ये जन्म क्या होता है, वो जन्म क्या होता है। इमोहा एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है, उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। वहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत उन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट्स दिया है। वहाँ पे भी जो मेडिटेशन के कोर्सेज होते हैं उनमें बहुत समझाते हैं लोग। बट ये बात मुझे बहुत अखरती है कभी जब ये कहते हैं कि किसी जन्म का फल किसी जन्म में मिलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। आज के जन्म में जिन्होंने 3 दिन की पूजा के लिए 50,000 रुपए आटे हैं, वो ऐश से जी रहे हैं। तो क्या मैं 4 जन्म पहले इसी तरह का अगर मैंने पाप किया था उसकी ये सजा मुझे मिली? क्योंकि इस जन्म में तो ना मैंने, ना मेरे पति ने, ना मेरे बच्चों ने, मैं मोर देन श्योर हूं कि एक सिर्फ दुआएं ही बटोरी हैं सबों की। मेरी सोसाइटी में लोग कहते थे कि रात के 2 बजे भी किसी को जरूरत हो तो मनोज श्रीवास्तव का बेल बजा दो या फोन बजा दो। एक वो आदमी है जो हमेशा हाजिर। हमें ये दुख मिला है, पूरे परिवार, 4 साल की बच्ची है उसकी, परिवार है उसका। तो जिंदगी तो चलेगी, जिंदगी तो कहीं रुकती नहीं है। मेरा बेटा सशरीर भले ना हो हमारे साथ, ये उसकी लास्ट वीडियो 24 तारीख, 25 तारीख को उसे डाला गया था टिकमो पे, और 3 जून को सब कुछ खत्म हो गया है। एक जिंदगी सशरीर नहीं है पर वो है। अब तो मैं सिर्फ उसी से बात कर, और ये उसके 2 साथी हैं। स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल of my son's life is my daughter-in-law, and she's my granddaughter. The story is continuing, and that's all. Thank you.